हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शर्मा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर मवाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे और खाली हमें सिंधु नदी के बारे में ही नॉलेज लेनी है। तो आइए चलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की और एशिया की लंबी नदियों में आती है। और सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो सिंधु नदी यहां से निकलती है। अब देखिए, जो सिंधु नदी है यहां से निकलती है, लेकिन इसमें एक रीजन है, यहां से अन्य दो नदियां और निकलती हैं। और वो जो दो नदियां हैं, जिसको एक हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और एक को हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के साथ साथ में ये सिंधु नदी भी यहां से निकलती है। तो आइए फ्रेंड्स, उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये मैंने जो आपको बनाया है, ये मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहां से जो निकलती है आपका सिंधु नदी निकलती है, यहां से सतलज नदी निकलती है और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा सिंधु नदी, ठीक है। तो यहां पे सिंधु नदी हुआ। उससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहां पे हमारा सतलज नदी। तो देखिए, यहां से जो निकलती है सतलज नदी निकलती है और यहां से इधर की साइड से जो निकलती है वो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो लेकिन निकलती तीनों कहां से है? निकलती तीनों मानसरोवर झील से ही है। लेकिन इसमें मोस्टली ये नदी कहां से उद्गम होती है, कहां से भारत में किस प्रकार आती है? तो देखिए, एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी हमारी जम्मू कश्मीर में ही बहने वाली नदी है। तो आइए, तो देखिए सिंधु नदी का जो टोटल लंबाई है ये 2900 किलोमीटर लंबी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंधु नदी है वो कहां से निकल के किस ओर जाती है। तो देखिएगा, ये सिंधु नदी जो निकलती है यहां से निकलती है और यहां से धीरे धीरे मूवमेंट करती है और इस प्रकार से यहां पे आती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आता है इसकी लंबाई। तो दोस्तों देखिएगा, इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो देखिएगा, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो लंबाई होगी वो 2900 किलोमीटर होगी। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी भी है, सतलज नदी भी निकलती है। सतलज नदी की जो लंबाई है वो हमारा फ्रेंड्स 1450 किलोमीटर है। तो देखिएगा, जो सतलज नदी है, सतलज नदी यहाँ पे है, तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ आपको 1450 किलोमीटर। तो देखिए, सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर होगी। उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिएगा, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई कितना है? 3848 किलोमीटर। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है भी लंबाई 3848 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए, 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लेकिन हम इसमें जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। खाली आज सिंधु नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, आपका मेन चीजें ही हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला बात जानते हैं, जो फ्रेंड्स जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां से, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो देखिए, सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील का एक कैलाश पर्वत है। तो हम इसको यहां पे भी कर सकते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी का जो उद्गम है, उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से है, तो अब देखिए, ये कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम है फ्रेंड्स। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां पे मुख्य रूप से स्थित है? तो देखिए, सिंधु नदी जो स्थित है ये तिब्बत में स्थित है।
सिंधु सिंधु नदी तिब्बत में स्थित है। तो देखिएगा सिंधु नदी आपका तिब्बत में स्थित है और ये जो तिब्बत है, तिब्बत के 60% या हम कह सकते हैं कि 40 से 60% हिस्से में चाइना ने अपना अधिकार कर लिया है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपसे कहने लगता हूँ कि इसका उद्गम है, उद्गम इसका मुख है। तो देखिए मैंने इसको बताया था कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है ये। अब बात आती है सिंधु नदी तिब्बत में स्थित है और मुख्य उद्गम जो होता है सिनका बाबा से स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से यह नदी सिंका बाबा स्थान से निकलती है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे हम सभी कि जो सिंका बाबा स्थान है यहाँ पे बिल्कुल टर्न पॉइंट है, जस्ट यहाँ से ही निकलती है फ्रेंड्स। अब जो सिंका बाबा स्थान है तो सिंका बाबा स्थान से निकली, फिर सिंका बाबा स्थान से निकलने के बाद में ये कैलाश पर्वत से निकलती है होते हुए। तो कुछ बुकों में आपका सिंका बाबा भी दिया हुआ है और कुछ में आपका कैलाश पर्वत भी दिया है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के एटीट्यूड पर, आपको किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन मिल जाए। तो आप इसमें सिंका बाबा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और इसमें आप कैलाश पर्वत भी कर सकते हैं। तो वो आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो आइए उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो आपका भारत है, भारत में जो प्रवेश करेगी सिंधु नदी, तो देखिए सिंधु नदी यहां से निकल के चलती है और भारत में जो प्रवेश करती है दमचौक से प्रवेश करती है। एक स्थान पड़ता है फ्रेंड्स दमचौक, तो दमचौक स्थान से प्रवेश करती है और कहां पे प्रवेश करेगी, जम्मू कश्मीर में। तो हम इसको कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसमें कर सकते हैं हम सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर में दम का चौक, मैंने लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है दम चौक, जम्मू कश्मीर में दम चौक से प्रवेश करती है। तो देखिएगा भाई जो हमारा दम चौक पड़ता है, दम चौक से प्रवेश करती है सिंधु नदी में। और ये सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर में ही बहती है और जम्मू कश्मीर से बहते हुए, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दम चौक हो गया। अब दम चौक से जैसे ये आएगी तो इसके किनारे पे यहाँ पे देखिए, अब ये कि आगे बढ़ती है, ये इस प्रकार से ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे लेह लद्दाख हो गया और यहाँ कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी, ठीक है, हम इसको लद्दाख श्रेणी भी बोल सकते हैं क्योंकि लेह लद्दाख में हमारा दोस्तों लद्दाख श्रेणी पड़ती है। तो लद्दाख श्रेणी जो पड़ेगी सिंधु नदी के वो उत्तर में पड़ेगी, ठीक है, और दक्षिण में जो पड़ेगी वो हमारा जांस्कर श्रेणी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं और एकदम हमारा इफेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा हमारा कि जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी जांस्कर श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से होकर निकलती है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए दोस्तों से आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब देखिए उसके बाद में जो ये हमारा जब सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है इधर से ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे होती हुई भी, तो देखिए सिंधु नदी के इधर जो पड़ेगा वो नंगा पर्वत पड़ेगा और इधर जो पड़ेगा एक बूंजी गाज पड़ेगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं फ्रेंड्स, तो उससे आगे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है भी बूंजी गाज, सिंधु नदी बूंजी गाज के पास
पास से होकर गुजरती है। तो देखिएगा जो हमारा भुंजी गाज है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो भुंजी गाज है ये भारत का सबसे गहरा गाज है। अब जो हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये गाज क्या होता है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जैसे हमारा लेक्चर होगा गार्ज का, तो वो मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि गार्ज किसे बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो भुंजी गार्ज है पास से होकर गुजरती है जो भारत का सबसे गहरा गार्ज है। तो देखिएगा ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है और हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भुंजी गार्ज बोलते हैं। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जैसे ही हमारा नंगा पर्वत के पास में आएगी तो नंगा पर्वत उसका जो स्टेशन पड़ता है वो लास्ट में थोड़ा पड़ता है नंगा पर्वत, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है हमारा नंगा पर्वत। तो देखिए नंगा पर्वत के बाद में एक क्षेत्र पड़ता है जब पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करेगी। तो देखिए ये जो हमारा इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैसे ही सिंधु नदी प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी जो प्रवेश करेगी वो नंगा पर्वत से होते हुए और दार्दिस्तान एक स्थान पड़ता है, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दार्दिस्तान, जी हाँ दार्दिस्तान। तो दार्दिस्तान में क्षेत्र पड़ता है लिलास। तो देखिए इसमें लिलास क्षेत्र है, लिलास क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो हम इसमें कर सकते हैं सिंधु नदी चिलास सिंधु नदी चिलास क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और वो स्थान जो है चिलास स्थान है भी। तो चिलास स्थान से जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में इसको राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में बोला जाता है सिंधु नदी को वो राष्ट्रीय नदी बोला जाता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी। तो देखिएगा जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है भी वो सिंधु नदी है। तो अब देखो सिंधु नदी से हमारे और भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमने इसको राष्ट्रीय नदी का नाम दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि विश्व में सबसे अधिक नहरों का जो जाल बना हुआ है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो आइए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे अधिक नहरों का जाल वो किससे बना हुआ है। तो देखिएगा अब उसमें चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली नदी वाली नदी। तो देखिएगा फ्रेंड्स जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बीचों बीच से जो होकर गुजरती है नदी वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी। तो देखिएगा जो ये नदी है भी सिंधु नदी है, और सिंधु नदी जैसे ही पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है तो उसमें से छोटी छोटी जो नदियां हैं उनका प्रवाह होता है, वो निकलती है वहां से
और जैसे ही वो छोटी छोटी नदियां निकलती है तो निकलने के अकॉर्डिंग टू उसको जो बोला गया है हमारा नहरों का जाल बोला गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व में नहरों का जाल किस देश में सबसे अधिक बिछा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में बीचों बीच से निकलने के कारण ही इसको नहरों का जाल वाली नदी कहा जाता है, सिंधु नदी को। जी हाँ, तो आइए फ्रेंड्स उससे आगे चलते हैं अभी। तो जैसे कि आपका ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी पाकिस्तान से ऐसे ऐसे यहाँ से प्रवेश करती है और एक स्थान आता है यहाँ पे मिठानकोट। जी, तो मिठानकोट आता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो मिठानकोट है, मिठानकोट स्थान पर जो इसकी सहायक नदियां है, तो देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां, कितनी सहायक नदियां है? 5 सहायक नदियां। जी, तो मैं आपसे कहने लगा हूं कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका पाकिस्तान का मिठानकोट है भी, वहां पे जाके जो आपकी सहायक नदियां है, किसकी, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां, 5 सहायक नदियां, तो वो जाके कहां पे मिलती है भी? वो मिठानकोट में जाके मिलती है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो भारत में, अब जैसे आपका मिठानकोट में आती है यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ये 5 नदियां नहीं बता रहा हूँ, कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सहायक नदियां। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब बात आती है कि जो मिठानकोट है, मिठानकोट से जैसे ये धीरे धीरे आगे चलती है तो एक स्थान आता है कराची। जी, आपने देखा होगा पाकिस्तान का बहुत ही चर्चित शहर है जिसको बोलते हैं कराची। तो कराची में आती है, कराची में जैसे प्रवेश करती है, कराची से थोड़ा सा आगे चलती है, यहाँ पे आ जाता है हमारा अरब सागर। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अरब सागर आ जाता है और अरब सागर में ये नदी गिरती है। तो देखिएगा हम इसमें कर सकते हैं सिंधु नदी कराची के बाद अरब सागर में गिरती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती है। किसके बाद में गिरती है भी? कराची के बाद में। तुरंत कराची के बाद में थोड़े समय बाद वो गिर जाती है, और गिरने के बाद में ये विलय हो जाती है किसमें? अरब सागर में। तो आइए अब से आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी एक ऐसी नदी है, इसकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंसी है कि आपने देखा होगा सिंधु नदी के नाम पे सिंधु सभ्यता का निर्माण हो गया। अब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, तो अब इसकी इंपोर्टेंसी क्यों बढ़ी? तो देखिए जो सिंधु नदी का जो वर्ड है वो ऋग्वेद में 176 बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार सिंधु नदी का जो नाम लिया गया है वो 176 बार लिया गया है। और किसमें लिया गया है अभी? ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में 176 बार लेने के कारण तो आप समझ सकते हो उसकी कितनी इंपोर्टेंसी होगी। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत है, तो देखिए भारत में सिंधु नदी 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिएगा जो हमारा 710 किलोमीटर है, 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये केवल भारत की है, और भारत में कहां से? जम्मू कश्मीर राज्य से। और जो टोटल ये दूरी तय करती है, ये 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी, वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स। तो आइए अब से आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखो मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5
5 सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहली बात है वितस्ता, बात आती है सिंधु नदी, नदी की 5 सहायक नदियां। तो देखिए भाई जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है, तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं भी। फर्स्ट नंबर पे भी आपका जो आपकी वितस्ता नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है भी। उससे आगे चंद्रभागा नदी, वितस्ता नदी। उससे आगे नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। तो देखिएगा उससे आगे मैंने आपको बताया, एक तो हो गया वितस्ता नदी, एक हो गया हमारा चंद्रभागा नदी, और उसके बाद में इरावती, विपाशा, नेक्स्ट इरावती नदी। उसके बाद में नंबर 4 विपाशा, ये नदी हो गई भी। आइए अब से आगे चलते हैं भी, विपाशा नदी। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा कि ये बताइएगा भी कि विपाशा नदी के बाद में कौन सी आएगी, तो वो हुआ हमारा नंबर 5 में आएगा हमारा सतलज नदी जी। तो नंबर 5 में हमारा सतलज नदी। तो देखिए ये 5 नदियां इसमें जाके विलय होती है, किसमें, सिंधु नदी में। तो इस सिंधु नदी को हम 5 नदियों का विलय होने के कारण इसको 5 नदियों का पत्तन भी कहा जाता है, कि भारत में 5 नदियों का पत्तन किस नदी को कहा जाता है, वो सिंधु नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये पांचों की पांचों नदियां इसमें विलय होती है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए मैं आपसे कहने लग जाऊं कि इसमें टोटल नदियां कितनी हैं। आपने अभी तक 5 ही नदियां पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे बता दूं इसमें टोटल 19 नदियों का विलय होता है। कौन सी नदी में, सिंधु नदी। तो आइए इसको हम कर सकते हैं सिंधु नदी में कुल 19 नदियों का विलय होता है। तो देखिएगा अभी जो हमारी 19 नदियां हैं, टोटल 19 नदियां फ्रेंड्स, उनका विलय होता है सिंधु नदी में। अब देखिए जो आपका मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो इसका 5 नदियां हैं तो मुख्य है, और जो हम इसको पढ़ते हैं बुक्स में भी मिला है, और लेकिन टोटल जो नदियां है हमारा वो 19 नदियां है। ठीक है, तो आइए उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आपने देखा होगा, सिंधु नदी जल विवाद के बारे में भी सुना होगा, और सिंधु नदी का जो जल विवाद है वो पाकिस्तान से है, यानी कि सिंधु नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा फ्रेंड्स उससे आगे चलते हैं सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद। तो देखिएगा जो सिंधु नदी जल विवाद है ये कब, यानी कि चर्चा में कब आया। तो देखिएगा सिंधु नदी जल विवाद की जो शुरुआत हुई 1951 से हुई फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको मुख्य रूप से जो समझौता हुआ भी दोनों देशों में, वो 1960 में हुआ था भाई। तो देखिए जो जल विवाद शुरू हुआ था, ये हुआ अभी 1951 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1951 में सिंधु नदी जल विवाद हुआ, और ये जल विवाद जो हुआ भी 1951 में भारत और पाकिस्तान के
बीच। तो देखिएगा जो आपका सिंधु नदी जल विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ सन 1951 में 1951 में। अब उसके बाद में बात आती है इसका जो निपटारा हुआ वो निपटारा कैसे हो। तो देखिए इसमें जिसमें मुख्य रूप से आपका 1960 में दोनों देशों का समझौता हुआ था। तो बात आती है जो समझौता हुआ यानी कि भारत और पाकिस्तान का समझौता। तो देखिए जो समझौता हुआ वो हुआ 1960 में यानी कि 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ। तो अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो देखिए जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीएम JL नेहरू। तो देखिएगा जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका समझौता किया था, लेकिन उससे आगे बढ़ते गए थोड़ा। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भी जो सिंधु जल विवाद है, सिंधु जल विवाद किन को लेके है। तो सिंधु जल विवाद जो है सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, तो मैंने आपको बता दिया था 5 तो मुख्य है, लेकिन टोटल कितनी है 19। तो उन 6 नदियों को लेकर जल विवाद का विवाद था किसमें, भारत और पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंधु जल विवाद है, सिंधु जल विवाद का जो निपटारा हुआ वो किस प्रकार से या कैसा हुआ। तो देखिए इसका जो निपटारा हुआ विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिनका नाम था यूजिन रॉबर्ट जी, तो यूजिन रॉबर्ट ब्लैक। तो देखिएगा सिंधु नदी जल विवाद का निपटारा मुख्य रूप। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने इसमें मुख्य रूप क्यों लिखा है, मुख्य रूप इसलिए लिखा है क्योंकि उससे पहले भी बातें हुई लेकिन सिंधु जल विवाद नहीं निपटा। तो अब मैंने इसमें रखा है मुख्य रूप से किन किन के बीच में ये निपटारा हुआ। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे भी, यूजिन रॉबर्ट ब्लैक। मुख्य रूप से निपटारा यूजिन रॉबर्ट ब्लैक के द्वारा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। तो देखिएगा जो ये किसके अध्यक्ष थे, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने निपटारा किया था। तो अब देखिए मैं आपसे कहने लग जाऊं कि सिंधु जल विवाद का जो निपटारा हुआ वो भारत में किसके सिग्नेचर लिए गए और पाकिस्तान में किसके सिग्नेचर लिए गए थे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो हमारा सिंधु नदी जल विवाद है उसका जो निपटारा हुआ वो कहां पे, यानी कि कहां पे दस्तावेज बने और किस प्रकार से उसके हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए जो सिंधु जल नदी विवाद है, विवाद रावलपिंडी में JL नेहरू। तो देखिए जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो गए। उसके बाद में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे, तो वो गए। तो उन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पे रावलपिंडी में। JL नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर द्वारा, ठीक है। तो देखिए भी जो आपका अयूब खान थे, अयूब खान का
और प्लस में हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसका निपटारा किया गया। तो अब देखिए जो इसमें निपटारा किया गया तो उसमें क्या था कि जो 6 नदियां थी, यानी कि ये चीज हो गई और सिग्नेचर हो गए कि जो 6 नदियां हैं उन 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी आप यूज करेंगे भारत और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि भी जो आपका 12 जनवरी 1961 था, 12 जनवरी 1961 में सिंधु जल विवाद की जो शर्तें लागू थी वो किस किस पे थी। तो देखिए उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु जल विवाद की शर्तें। तो देखिएगा भी जो शर्तें थी वो क्या थी भी, और ये शर्तें किस प्रकार से थी। तो शर्तें 6 नदियों को लेकर थी। तो देखिएगा जो 6 नदियां थी उन नदियों के विवाद को लेकर थी। तो आइए मैं आपको बता देता हूं ये 6 नदियों का विवाद किस प्रकार से था या कैसे था। तो देखिएगा जो आपका 6 नदियां हैं जिसमें से जो 3 नदी भारत को पूर्ण हक है पानी यूज करने का, वो जल को यूज करने का। सिंधु नदी के जो सहायक नदियां कहलाती हैं, तो जिसमें रावी, व्यास और सतलज है। तो ये देखते हैं भी, तो देखिएगा भारत मुख्य रूप से तीन नदियों का जल प्रयोग कर सकता है, तो देखिएगा अभी जो मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, 3 नदियों का भारत जल प्रयोग कर सकता है। तो आइए जानते हैं आगे चल के कौन कौन से नदियों का वो जल प्रयोग कर सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसमें जो भारत मुख्य रूप से 3 नदियों का जल प्रयोग में ला सकता है। ठीक है, अब 3 नदियों में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदियों पे भारत का हक है। तो रावी, व्यास और सतलज। तो देखिएगा नंबर 1 रावी और नंबर 2 व्यास और नंबर 3 सतलज। तो देखिए इन 3 नदियों पे भारत का हक है तो इनको यूज कर सकता है। और जो बची हुई 3 नदियां हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं फ्रेंड्स कि झेलम हो गया, चेनाब हो गया और सिंधु नदी, इन पर पाकिस्तान का हक है। तो अब देखिए पाकिस्तान जो प्रयोग कर सकता है, पाकिस्तान जल प्रयोग। तो देखिएगा जो पाकिस्तान जल प्रयोग करेगा वो कौन कौन सी नदियों का करेगा भी, वो भी 3 नदियों का कर सकता है। 3 नदी कौन कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट तो हुई झेलम, फिर उसके बाद में सेकंड हुआ सिंधु और उसके बाद में हुआ भी थर्ड हुआ चीना। तो देखिए ये इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान प्रयोग में ला सकता है। तो ये 3 नदियां पाकिस्तान की हुई। तो इसमें देखिए हम नदियों से एक और चीज बना सकते हैं। हम क्या पूरे वर्ल्ड में ही हर कोई देश सोचता है कि दूसरे देश से अपनी सेफ्टी, अपना बचाव कैसे किया जाए। तो इन नदियों को हम वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो वेपन के रूप में कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए वेपन में हम इस प्रकार से यूज करेंगे हथियार के रूप में कि इनका जो पानी है, यदि हम उस पर डैम बना दें, परियोजना बना दें और इसके पानी को हम रिजर्व कर लें, यानी कि उसके पानी को रोक दें और रोकने के बाद में उसको इकट्ठा कर लें और फिर उसके बाद में उसको तेजी के साथ बाद में छोड़ दें, तो जो उसका पानी का जो एरिया है, यानी कि जो हमारा यहाँ से नंगा पर्वत है, यहाँ पे इसको रिजर्व कर लिया जाए जो सिंधु नदी का पानी है। अभी उसके बाद में उसको रिजर्व करने के बाद में उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो देखिए आपने देखा होगा जो पानी का क्यूरिंग होता है, पानी का जो भाव होता है वो बहुत तेज होता है। तो काफी सारा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद में वो इधर तेजी के साथ में जाएगा। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जलमग्न हो जाएगा। तो और आपने देखा होगा कि जो जल की प्राकृतिक आपदा होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसको हम वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो
अब उसके बाद में मैं आपसे कहने लग गया हूं कि जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी किसका निर्माण करेगी। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि भारत में दो और नदियां गिरती है। फ्रेंड्स आपको भी पता है कि दो और नदियां गिरती है, और दो और नदियां कहां पे गिरती है, किस प्रकार से गिरती है, वो मैं आपको बता देता हूं भी। तो देखिए जो दो नदियां गिरती है अभी, तो एक नदी तो गिरती है इधर की ओर में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूरब। तो एक नदी तो गिरती है अभी, यानी कि पूरब और आपका दक्षिण, यानी कि पूरब व दक्षिण के बीच में यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो आइए इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है, देखिएगा यहाँ वो हमारा बंगाल खाड़ी। तो देखिए जो हमारा बंगाल खाड़ी है वहां पे गिरती है, और जैसे इधर हुआ हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार प्लस सारी जो नदियां गिरती है इधर, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो गिरती है हमारी नदियां, तकरीबन हमारा 60 से लेके 80% तक जो नदियां गिरती है वो यहाँ पे गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि ये हिस्सा जो है भारत को दबा हुआ है, और जहां को पानी का बहाव तेज मिलेगा, आराम से मिलेगा, तो उधर की साइड में पानी का बहाव चला जाता है। तो इस कारण ये नदियां जो होती है वो यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे आपका यूपीएसएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो, या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो, XYZ कोई सी भी आपकी भर्ती हो, उनमें सब में आ चुका है। तो देखिए जो पूरब की साइड और नदियां गिरती है, तो वो तो करती है भाई डेल्टा का निर्माण। तो मैं इसमें बता देता हूं, इसको नोट करके कर सकते हैं अभी। यहां इस और गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए इस ओर गिरने वाली जो नदियां होती है वो किसका निर्माण करती है? भी डेल्टा का निर्माण करती है। अब जो देखो इधर की ओर गिरेगी, अब फ्रेंड्स कहां पे गिरेगी? यानी कि पूरब। तो ये हमारा जो भाग है, ये कौन सा है भाई? पश्चिम। तो जो पश्चिम की ओर नदियां जो गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। तो हम इसमें कह सकते हैं, तो इसमें भी हम कह सकते हैं, तो इधर जो गिरने वाली नदियां होगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, और उधर गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इसमें हम कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा भी। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब आता है हमारा, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पे हम लिखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पश्चिम की और गिरने वाली नदियां तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया डेल्टा का निर्माण और एस्चुरी का निर्माण, ये मैं आपको एक वीडियो बनेगा हमारा आगे चल के, उसमें मैं समझाऊंगा। तो आज ये हमारा जो वीडियो था वो रिलेटिव था फ्रेंड्स हमारा सिंधु नदी से। तो जो सिंधु नदी से रिलेटिव वीडियो था वो मैंने आप सभी को बताया दोस्तों। तो सिंधु नदी के बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये सिंधु नदी के। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं फ्रेंड्स, यानी कि आने वाले वीडियो में आप देखेंगे और भी हमारी अच्छी वीडियो आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और यदि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो पानी है आने वाले समय में, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शर्मा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर मवाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे और खाली हमें सिंधु नदी के बारे में ही नॉलेज लेनी है। तो आइए चलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की और एशिया की लंबी नदियों में आती है। और सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो सिंधु नदी यहां से निकलती है। अब देखिए, जो सिंधु नदी है यहां से निकलती है, लेकिन इसमें एक रीजन है, यहां से अन्य दो नदियां और निकलती हैं। और वो जो दो नदियां हैं, जिसको एक हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और एक को हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के साथ साथ में ये सिंधु नदी भी यहां से निकलती है। तो आइए फ्रेंड्स, उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये मैंने जो आपको बनाया है, ये मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहां से जो निकलती है आपका सिंधु नदी निकलती है, यहां से सतलज नदी निकलती है और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा सिंधु नदी, ठीक है। तो यहां पे सिंधु नदी हुआ। उससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहां पे हमारा सतलज नदी तो देखिए, यहां से जो निकलती है सतलज नदी निकलती है और यहां से इधर की साइड से जो निकलती है वो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो लेकिन निकलती तीनों कहां से है? निकलती तीनों मानसरोवर झील से ही है। लेकिन इसमें मोस्टली ये नदी कहां से उद्गम होती है, कहां से भर्म किस प्रकार आती है? तो देखिए, एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स, ये जो सिंधु नदी हमारी जम्मू कश्मीर में ही बहने वाली नदी है। तो आइए, तो देखिए सिंधु नदी का जो टोटल लंबाई है ये 2900 किलोमीटर लंबी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंधु नदी है वो कहां से निकल के किस ओर जाती है। तो देखिएगा, ये सिंधु नदी जो निकलती है यहां से निकलती है और यहां से धीरे धीरे मूवमेंट करती है और इस प्रकार से यहां पे आती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आता है इसकी लंबाई। तो दोस्तों देखिएगा, इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो देखिएगा, जो सिंधु नदी की जो लंबाई होगी वो 2900 किलोमीटर होगी। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी भी है, सतलज नदी भी निकलती है। सतलज नदी की जो लंबाई है वो हमारा फ्रेंड्स 1450 किलोमीटर है। तो देखिएगा, जो सतलज नदी यहाँ पे है, तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूं आपको 1450 किलोमीटर। तो देखिए, सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर होगी। उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिएगा, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई कितना है? 3848 किलोमीटर। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है भी 3848 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए, 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लेकिन हम इसमें जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। खाली आज सिंधु नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने आपका, और मेन चीजें ही हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला बात जानते हैं, जो फ्रेंड्स जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां से, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो देखिए, सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील का एक कैलाश पर्वत है। तो हम इसको यहां पे भी कर सकते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी का जो उद्गम है, कैलाश पर्वत श्रेणी से है, तो अब देखिए, ये कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम है फ्रेंड्स। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो सिंधु नदी कहां पे मुख्य रूप से स्थित है। तो देखिए, सिंधु नदी जो स्थित है ये तिब्बत में स्थित है।
सिंधु सिंधु नदी तिब्बत में स्थित है। तो देखिएगा सिंधु नदी आपका तिब्बत में स्थित है और ये जो तिब्बत है, तिब्बत के 60% या हम कह सकते हैं कि 40 से 60% हिस्से पे चाइना ने अपना अधिकार कर लिया है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपसे कहने लगता हूँ जो इसका उद्गम है, उद्गम इसका मुख है। तो देखिए मैंने इसको बताया था कि कैलाश पर्वत सिंधु से निकलती है ये। अब बात आती है सिंधु नदी तिब्बत में स्थित है और मुख्य उद्गम जो होता है सिनका बाबा से स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से यह नदी सिंका बाबा स्थान से निकलती है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे हम सभी कि जो सिंका बाबा स्थान है यहाँ पे बिल्कुल टर्न पॉइंट है, जस्ट यहाँ से ही निकलती है फ्रेंड्स। अब जो सिंका बाबा स्थान है तो सिंका बाबा स्थान से निकली, फिर सिंका बाबा स्थान से निकलने के बाद में ये कैलाश पर्वत से निकलती है होते हुए। तो कुछ बुकों में आपका सिंका बाबा भी दिया हुआ है और कुछ में आपका कैलाश पर्वत भी दिया है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के एटीट्यूड पर, आपको किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन मिल जाए। तो आप इसमें सिंका बाबा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और इसमें आप कैलाश पर्वत भी कर सकते हैं। तो वो आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन का। तो आइए उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो आपका भारत है, भारत में जो प्रवेश करेगी सिंधु नदी, तो देखिए सिंधु नदी यहां से निकल के चलती है और भारत में जो प्रवेश करती है दमचोक से प्रवेश करती है। एक स्थान पड़ता है फ्रेंड्स दमचोक, तो दमचोक स्थान से प्रवेश करती है और कहां पे प्रवेश करेगी, जम्मू कश्मीर में। तो हम इसको कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसमें कर सकते हैं सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर में दमका चौक, मैंने लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है दम चौक, जम्मू कश्मीर में दम चौक से प्रवेश करती है। तो देखिएगा अभी जो हमारा दम चौक पड़ता है, दम चौक से प्रवेश करती है सिंधु नदी में। और ये सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर में ही बहती है और जम्मू कश्मीर से बहते हुए, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दम चौक हो गया। अब दम चौक से जैसे ये आएगी तो इसके किनारे पे यहाँ पे देखिए अब ये आगे बढ़ती है, ये इस प्रकार से ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे लेह लद्दाख हो गया और यहाँ कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी, ठीक है, हम इसको लद्दाख श्रेणी भी बोल सकते हैं क्योंकि लेह लद्दाख में हमारा दोस्तों लद्दाख श्रेणी पड़ती है। तो लद्दाख श्रेणी जो पड़ेगी सिंधु नदी के वो उत्तर में पड़ेगी, ठीक है, और दक्षिण में जो पड़ेगी वो हमारा जांस्कर श्रेणी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं और एकदम हमारा इफेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा हमारा कि जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी जांस्कर श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से होकर निकलती है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए दोस्तों से आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब देखिए उसके बाद में जो ये हमारा जब सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है इधर से ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे होती हुई भी, तो देखिए सिंधु नदी के इधर जो पड़ेगा वो नंदा पर्वत पड़ेगा और इधर जो पड़ेगा एक बूंजी गाज पड़ेगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं फ्रेंड्स, तो उससे आगे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है भी बूंजी गाज, सिंधु नदी बूंजी गाज के पास
पास से होकर गुजरती है। तो देखिएगा जो हमारा भुजी गार्ज है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है द मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो भुजी गार्ज है ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है। अब जो हमारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये गार्ज क्या होता है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जैसे हमारा लेक्चर होगा गार्ज का, तो वो मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि गार्ज किसे बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो भुजी गार्ज है पास से होकर गुजरती है जो भारत का सबसे गहरा गार्ज है। तो देखिएगा ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है और हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भुजी गार्ज बोलते हैं। तो आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जैसे ही हमारा नंगा पर्वत के पास में आएगी तो नंगा पर्वत उसका जो स्टेशन पड़ता है वो लास्ट में थोड़ा पड़ता है नंगा पर्वत, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है हमारा नंगा पर्वत। तो देखिए नंगा पर्वत के बाद में एक क्षेत्र पड़ता है जब पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करेगी। तो देखिए ये जो हमारा इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैसे ही सिंधु नदी प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी जो प्रवेश करेगी वो नंगा पर्वत से होते हुए और दार्दिस्तान एक स्थान पड़ता है, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दार्दिस्तान, जी हाँ दार्दिस्तान। तो दार्दिस्तान में क्षेत्र पड़ता है लिलास। तो देखिए इसमें लिलास क्षेत्र है, लिलास क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो हम इसमें कर सकते हैं सिंधु नदी चिल्लास सिंधु नदी चिल्लास क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और वो स्थान जो है चिल्लास स्थान है भाई। तो चिल्लास स्थान से जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में इसको राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में बोला जाता है सिंधु नदी को वो राष्ट्रीय नदी बोला जाता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी। तो देखिएगा जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है भी वो सिंधु नदी है। तो अब देखो सिंधु नदी से हमारे और भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, हमने इसको राष्ट्रीय नदी का नाम दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि विश्व में सबसे अधिक नहरों का जो जाल बना हुआ है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो आइए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे अधिक नहरों का जाल वो किससे बना हुआ है। तो देखिएगा आप उसमें चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली नदी वाली नदी। तो देखिएगा फ्रेंड्स जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बीचों बीच से जो होकर गुजरती है नदी वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी। तो देखिएगा जो ये नदी है भी सिंधु नदी है, और सिंधु नदी जैसे ही पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है तो उसमें से छोटी छोटी जो नदियां हैं उनका प्रवाह होता है, वो निकलती है वहां से। और जैसे ही वो छोटी छोटी नदियां निकलती है तो निकलने के अकॉर्डिंग तो उसको जो बोला गया है हमारा
नहरों का जाल बोला गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व में नहरों का जाल किस देश में सबसे अधिक बिछा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में बीचों बीच से निकलने के कारण इसको नहरों का जाल वाली नदी कहा जाता है, सिंधु नदी को। जी हाँ, तो आइए फ्रेंड्स उससे आगे चलते हैं अभी। तो जैसे आता है सिंधु नदी है, सिंधु नदी पाकिस्तान से ऐसे ऐसे यहाँ से प्रवेश करती है और एक स्थान आता है यहाँ पे मिठानकोट। जी, तो मिठानकोट आता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो मिठानकोट है, मिठानकोट स्थान पर जो इसकी सहायक नदियां है, तो देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां, कितनी सहायक नदियां है? 5 सहायक नदियां। जी, तो मैं आपसे कहने लगा हूं कि सिंधु नदी की की 5 सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका पाकिस्तान का मिठानकोट है भी, वहां पे जाके जो आपकी सहायक नदियां है, किसकी? जो सिंधु नदी की सहायक नदियां, 5 सहायक नदियां, तो वो जाके कहां पे मिलती है भी? वो मिठानकोट में जाके मिलती है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो भारत में, अब जैसे आपका मिठानकोट में आती है यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ये 5 नदियां नहीं बता रहा हूँ, कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सहायक नदियां। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब बात आती है कि जो मिठानकोट है, मिठानकोट से जैसे ये धीरे धीरे आगे चलती है तो ये स्थान आता है कराची। जी, आपने देखा होगा पाकिस्तान का बहुत ही चर्चित शहर है जिसको बोलते हैं कराची। तो कराची में आती है, कराची में जैसे प्रवेश करती है, कराची से थोड़ा सा आगे चलती है, यहाँ पे आ जाता है हमारा अरब सागर। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अरब सागर आ जाता है और अरब सागर में ये नदी गिरती है। तो देखिएगा हम इसमें कर सकते हैं सिंधु नदी कराची के बाद अरब सागर में गिरती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती है। किसके बाद में गिरती है भी? कराची के बाद में। तुरंत कराची के बाद में थोड़े समय बाद वो गिर जाती है, और गिरने के बाद में ये विलय हो जाती है किसमें? अरब सागर में। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी एक ऐसी नदी है, इसकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंसी है कि आपने देखा होगा सिंधु नदी के नाम पे सिंधु सभ्यता का निर्माण हो गया। अब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, तो अब इसकी इंपोर्टेंसी क्यों बढ़ी? तो देखिए जो सिंधु नदी का जो वर्ड है वो ऋग्वेद में 176 बार आवृत्ति हुई है, यानी बार सिंधु नदी का जो नाम लिया गया है वो 176 बार लिया गया है। और किस में लिया गया है अभी? ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में 176 बार लेने के कारण तो आप समझ सकते हो उसकी कितनी इंपोर्टेंसी होगी। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत है, तो देखिए भारत में सिंधु नदी 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिएगा जो हमारा 710 किलोमीटर है, 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी 710 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये केवल भारत की है, और भारत में कहां से? जम्मू कश्मीर राज्य से। और जो टोटल ये दूरी तय करती है, ये 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी, वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखो मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं।
थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहली बात है वितस्ता, बात आती है सिंधु नदी, नदी की 5 सहायक नदियां। तो देखिए भाई जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है, तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं भी। फर्स्ट नंबर पे भी आपका जो आपकी वितस्ता नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है भी। उससे आगे चंद्रभागा नदी, वितस्ता नदी, उससे आगे नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। तो देखिएगा उससे आगे मैंने आपको बताया, एक तो हो गया वितस्ता नदी, एक हो गया हमारा चंद्रभागा नदी, और उसके बाद में इरावती, विपाशा, नेक्स्ट इरावती नदी, उसके बाद में नंबर 4 विपाशा ये नदी हो गई भी। आइए अब से आगे चलते हैं भी, विपाशा नदी। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा कि ये बताइएगा भी कि विपाशा नदी के बाद में कौन सी आएगी, तो वो हुआ हमारा नंबर 5 में आएगा हमारा सतलज नदी जी। तो नंबर 5 में हमारा सतलज नदी। तो देखिए ये 5 नदियां इसमें जाके विलय होती है, किसमें, सिंधु नदी में। तो इस सिंधु नदी को हम 5 नदियों का विलय होने के कारण इसको 5 नदियों का पतन भी कहा जाता है, कि भारत में 5 नदियों का पतन किस नदी को कहा जाता है, वो सिंधु नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये पांचों की पांचों नदियां इसमें विलय होती है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए मैं आपसे कहने लग जाऊं कि इसमें टोटल नदियां कितनी है। आपने अभी तक 5 ही नदियां पढ़ा होगा, लेकिन मैं उससे बता दूं इसमें टोटल 19 नदियों का विलय होता है। कौन सी नदी में, सिंधु नदी में। तो आइए इसको हम कर सकते हैं सिंधु नदी में, सिंधु नदी में कुल 19 नदियों का, कुल 19 नदियों का विलय होता है। तो देखिएगा अभी जो हमारी 19 नदियां हैं, टोटल 19 नदियां फ्रेंड्स, उनका विलय होता है सिंधु नदी में। अब देखिए जो आपका मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो इसका 5 नदियां है तो मुख्य है, और जो हम इसको पढ़ते हैं बुक्स में भी मिला है, और लेकिन टोटल जो नदियां है हमारा वो 19 नदियां है, ठीक है। तो आइए उससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आपने देखा होगा, सिंधु नदी जल विवाद के बारे में भी सुना होगा, और सिंधु नदी का जो जल विवाद है वो पाकिस्तान से है, यानी कि सिंधु नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा फ्रेंड्स उससे आगे चलते हैं सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद। तो देखिएगा जो सिंधु नदी जल विवाद है ये कब, यानी कि चर्चा में कब आया। तो देखिएगा सिंधु नदी जल विवाद की जो शुरुआत हुई 1951 से हुई फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको मुख्य रूप से जो समझौता हुआ भी दोनों देशों में वो 1960 में हुआ था भाई। तो देखिए जो जल विवाद शुरू हुआ था, ये हुआ भी 1951 में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1951 में सिंधु नदी जल विवाद हुआ, और ये जल विवाद जो हुआ भी 1951 में भारत और पाकिस्तान के बीच
तो देखिएगा जो आपका सिंधु नदी जल विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हुआ सन 1951 में, 1951 में। अब उसके बाद में बात आती है इसका जो निपटारा हुआ, वो निपटारा कैसे हो। तो देखिए इसमें जिसमें मुख्य रूप से आपका 1960 में दोनों देशों का समझौता हुआ था। तो बात आती है जो समझौता हुआ यानी कि भारत और पाकिस्तान का समझौता, तो देखिए जो समझौता हुआ वो हुआ 1960 में, यानी कि 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ। तो अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो देखिए जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीएम JL नेहरू। तो देखिएगा जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका समझौता किया था, लेकिन उससे आगे बढ़ते गए थोड़ा। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भी जो सिंधु जल विवाद है, सिंधु जल विवाद किन को लेके है। तो सिंधु जल विवाद जो है, सिंधु की जो सहायक नदियां है, तो मैंने आपको बता दिया था 5 तो मुख्य है, लेकिन टोटल कितनी है 19। तो उन 6 नदियों को लेकर जल विवाद का विवाद था, किसमें, भारत और पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंधु जल विवाद है, सिंधु जल विवाद का जो निपटारा हुआ वो किस प्रकार से या कैसा हुआ। तो देखिए इसका जो निपटारा हुआ, विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिनका नाम था यूजिन रॉबर्ट जी, तो यूजिन रॉबर्ट ब्लैक। तो देखिएगा सिंधु नदी जल विवाद का निपटारा मुख्य रूप। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसमें मुख्य रूप क्यों लिखा है, मुख्य रूप इसलिए लिखा है क्योंकि उससे पहले भी बातें हुई, लेकिन सिंधु जल विवाद नहीं निपटा। तो अब मैंने इसमें रखा है मुख्य रूप से किन के बीच में ये निपटारा हुआ। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे भी, यूजिन रॉबर्ट ब्लैक। मुख्य रूप से निपटारा यूजिन रॉबर्ट ब्लैक के द्वारा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। तो देखिएगा जो ये किसके अध्यक्ष थे भी, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने निपटारा किया था। तो अब देखिए मैं आपसे कहने लग जाऊं कि सिंधु जल विवाद का जो निपटारा हुआ वो भारत में किसके सिग्नेचर लिए गए और पाकिस्तान में किसके सिग्नेचर लिए गए थे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो हमारा सिंधु नदी जल विवाद है उसका जो निपटारा हुआ वो कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे दस्तावेज बने और किस प्रकार से उसके हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए जो सिंधु जल नदी विवाद है, विवाद रावलपिंडी में JL नेहरू। तो देखिए जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो गए। उसके बाद में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे, तो वो गए। तो उन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पे रावलपिंडी में। JL नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर द्वारा, ठीक है। तो देखिए भी जो आपका अयूब खान थे, अयूब खान का
और प्लस में हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसका निपटारा किया गया। तो अब देखिए जो इसमें निपटारा किया गया तो उसमें क्या था कि जो 6 नदियां थी, यानी कि ये चीज हो गई और सिग्नेचर हो गए कि जो 6 नदियां हैं उन 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी आप यूज करेंगे भारत और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि भी जो आपका 12 जनवरी 1961 था, 12 जनवरी 1961 में सिंधु जल विवाद की जो शर्तें लागू थी वो किस किस पे थी। तो देखिए उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु जल विवाद की शर्तें। तो देखिएगा भी जो शर्तें थी वो क्या थी भी, और ये शर्तें किस प्रकार से थी। तो शर्तें 6 नदियों को लेकर थी। तो देखिएगा जो 6 नदियां थी उन नदियों के विवाद को लेकर थी। तो आइए मैं आपको बता देता हूं ये 6 नदियों का विवाद किस प्रकार से था या कैसे था। तो देखिएगा जो आपका 6 नदियां हैं जिसमें से जो 3 नदी भारत को पूर्ण हक है पानी यूज करने का, वो जल को यूज करने का। सिंधु नदी के जो सहायक नदियां कहलाती है, तो जिसमें रावी, व्यास और सतलज है। तो ये देखते हैं भी, तो देखिएगा भारत मुख्य रूप से तीन नदियों का जल प्रयोग कर सकता है, तो देखिएगा भी जो मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, 3 नदियों का भारत जल प्रयोग कर सकता है। तो आइए जानते हैं आगे चल के कौन कौन से नदियों का वो जल प्रयोग कर सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसमें जो भारत मुख्य रूप से 3 नदियों का जल प्रयोग में ला सकता है, ठीक है। अब 3 नदियों में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदियों पे भारत का हक है। तो रावी, व्यास और सतलज। तो देखिएगा नंबर 1 रावी और नंबर 2 व्यास और नंबर 3 सतलज। तो देखिए इन 3 नदियों पे भारत का हक है, तो इनको यूज कर सकता है। और जो बची हुई 3 नदियां हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं फ्रेंड्स कि झेलम हो गया, चेनाब हो गया और सिंधु नदी, इन पर पाकिस्तान का हक है। तो अब देखिए पाकिस्तान जो प्रयोग कर सकता है, पाकिस्तान जल प्रयोग। तो देखिएगा जो पाकिस्तान जल प्रयोग करेगा वो कौन कौन सी नदियों का करेगा भी, वो भी 3 नदियों का कर सकता है। 3 नदी कौन कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट तो हुई झेलम, फिर उसके बाद में सेकंड हुआ सिंधु, और उसके बाद में हुआ भी थर्ड हुआ चेनाब। तो देखिए ये इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान प्रयोग में ला सकता है। तो ये 3 नदियां पाकिस्तान की हुई। तो इसमें देखिए हम नदियों से एक और चीज बना सकते हैं। हम क्या पूरे वर्ल्ड में ही हर कोई देश सोचता है कि दूसरे देश से अपनी सेफ्टी, अपना बचाव कैसे किया जाए। तो इन नदियों को हम वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो वेपन के रूप में कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए वेपन में हम इस प्रकार से यूज करेंगे, हथियार के रूप में, कि इनका जो पानी है यदि हम उसमें डैम बना दें, परियोजना बना दें और इसके पानी को हम रिजर्व कर लें, यानी कि उसके पानी को रोक दें और रोकने के बाद में उसको इकट्ठा कर लें और फिर उसके बाद में उसको तेजी के साथ बाद में छोड़ दें, तो जो उसका पानी का जो एरिया है, यानी कि जो हमारा यहाँ से नंगा पर्वत है, यहाँ पे इसको रिजर्व कर लिया जाए जो सिंधु नदी का पानी है। अभी उसके बाद में उसको रिजर्व करने के बाद में उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो देखिए आपने देखा होगा जो पानी का क्यूरिंग होता है, पानी का जो भाव होता है वो बहुत तेज होता है। तो काफी सारा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद में वो इधर तेजी के साथ में जाएगा। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जलमग्न हो जाएगा। तो और आपने देखा होगा कि जो जल की प्राकृतिक आपदा होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसको हम वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो
अब उसके बाद में मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी किसका निर्माण करेगी। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 और नदियां गिरती है। फ्रेंड्स आपको भी पता है कि 2 और नदियां गिरती है, और 2 और नदियां कहां पे गिरती है, किस प्रकार से गिरती है, वो मैं आपको बता देता हूं भी। तो देखिए जो 2 नदियां गिरती है अभी, तो एक नदी तो गिरती है इधर की ओर में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूरब। तो एक नदी तो गिरती है अभी, यानी कि पूरब, और आपका दक्षिण, यानी कि पूरब व दक्षिण के बीच में यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो आइए इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है, देखिएगा यहाँ हुआ हमारा बंगाल खाड़ी। तो देखिए जो हमारा बंगाल खाड़ी है वहां पे गिरती है, और जस्ट इधर हुआ हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार प्लस सारी जो नदियां गिरती है इधर, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो गिरती है हमारी नदियां, तकरीबन हमारा 60 से लेके 80% तक जो नदियां गिरती है वो यहाँ पे गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि ये हिस्सा जो है भारत को दबा हुआ है, और जहां को पानी का बहाव तेज मिलेगा, आराम से मिलेगा, तो उधर की साइड में पानी का बहाव चला जाता है। तो इस कारण ये नदियां जो होती है वो यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे आपका यूपीएसएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो, या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो, XYZ कोई सी भी आपकी भर्ती हो, उनमें सब में आ चुका है। तो देखिए जो पूरब की साइड वो नदियां गिरती है, तो वो तो करती है भाई डेल्टा का निर्माण। तो मैं इसमें बता देता हूं, इसको नोट करके कर सकते हैं अभी। यहां इस और गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए इस ओर गिरने वाली जो नदियां होती है वो किसका निर्माण करती है भी, डेल्टा का निर्माण करती है। अब जो देखो इधर की ओर गिरेगी, अब फ्रेंड्स कहां पे गिरेगी, यानी कि पूरब। तो ये हमारा जो भाग है, ये कौन सा है भाई, पश्चिम। तो जो पश्चिम की ओर नदियां जो गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का। तो हम इसमें कह सकते हैं, तो इसमें भी हम कह सकते हैं, तो इधर जो गिरने वाली नदियां होगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, और उधर गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इसमें हम कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा भी। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब आता है हमारा, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पे हम लिखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पश्चिम की और गिरने वाली नदियां तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया डेल्टा का निर्माण और एस्चुरी का निर्माण, ये मैं आपको एक वीडियो बनेगा हमारा आगे चल के, उसमें मैं समझाऊंगा। तो आज ये हमारा जो वीडियो था वो रिलेटिव था फ्रेंड्स हमारा सिंधु नदी से। तो जो सिंधु नदी से रिलेटिव वीडियो था वो मैंने आप सभी को बताया दोस्तों। तो सिंधु नदी के बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये सिंधु नदी के। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं फ्रेंड्स, यानी कि आने वाले वीडियो में आप देखेंगे और भी हमारी अच्छी वीडियो आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और यदि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो पानी है आने वाले समय में, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।